लेट अस स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन इसकी क्या है। देन वी विल लुक एट क्या इसके टाइप हो सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूएंट के टाइप हो सकते हैं क्या, अगर टाइप है तो उन दोनों टाइप्स को नेम कैसे किया जाता है ना। देन वी विल लुक एट देयर नेमिंग, है ना, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग को। जब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें सॉल्व किए बहुत सारे प्रॉब्लम्स, है ना। वी हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स हियर। So if I can remember rightly, we have solved 9 plus 7. So this is how much, 16. So I guess we have at least solved 20 questions here. So that is why this is a bit long, and we have explained also. It is not a just we have given the answers, we have solved it by explaining it, है ना। तो हमने समझाया, इस वजह से थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, बट प्लीज मजा आएगा, मजा आएगा। चलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ। Okay, you must be very familiar with this 5 part of IUPAC nomenclature, right? 5 parts। हमने क्योंकि फंक्शनल ग्रुप देख लिया है, अनसैचुरेशन देख लिया, पेरेंट भी देख लिया, अब हम क्या देखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन क्या होती है। सब्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन होती है, और यहाँ पे आपको पता चलेगा क्यों हमने फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट को पहले पढ़ा है, हमने ये वाला जो रूट है क्यों अपनाया है। वो इस वजह से क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने के बाद जो कुछ भी बचता है, जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, उसी को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस मॉलिक्यूल को ले लीजिए। इस मॉलिक्यूल में क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है? जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है वो? दैट इज NH2। NH2 के अलावा क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ताकि हम पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर पाए? जी हाँ, ये पेरेंट चेन है। तो अब हमारे पास जो पेरेंट चेन है वो ये है। लेट अस सी दैट दिस इज अवर पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन में जो कुछ भी बचा है ना, जो कुछ whatever else is connected to this parent chain, that is substituent। So this is the first substituent, that is an alkyl group। ये हमारे पास दूसरा है, that is bromine। और दिस इज अगेन alkyl। यानी कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को हम ये कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज हैं वो? दोस कैटेगरीज आर ईदर दे कैन बी alkyl, और ये क्या हो सकते हैं, नॉन alkyl। That is why we will learn first of all about the alkyl substituents, then we will learn about non-alkyl। alkyl substituent के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। non-alkyl के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें alkyl के भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलिए चलते हैं किधर, alkyls की तरफ। ठीक है, अब हाउ टू नेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो बहुत ही आसान है। जिस तरह अगर आपको पेरेंट का नाम याद है ना, अगर आपको पेरेंट वाले वीडियोस में जो टर्म्स हैं वो याद हैं, तो आप आराम से नेम कर सकते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। क्या करना है, हमें वही टर्म यूज करना है जो पेरेंट के लिए यूज किया हमने, बस उसमें क्या लगा देना, YL लगा देना। पेरेंट के लिए जो यूज किया वही यूज करना है, उसके आगे क्या लगा देना, YL, उसके आगे YL लगा देना। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, अब लिस्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 1 कार्बन एटम, तो उसका क्या था, मेथ था, तो मेथ के साथ हमने YL लगा दिया, तो ये क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। सिमिलरली फॉर इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड हेक्साइल। ठीक है, अच्छा, अब कुछ खास बातें, मिथाइल को हम देखते हैं। सबसे पहले मिथाइल का केस लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे 3 क्यों है? यहाँ पे 3 इस वजह से है कि मिथाइल को 3 तरीके से शो किया जा सकता है ना। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दे आर इक्विवेलेंट, दे आर सेम। या तो आपको सिर्फ एक वर्टस आपको दिखेगा, एक लाइन का टर्मिनल दिखेगा, दिस हियर, या फिर आपको क्या दिखेगा, या फिर आपको दिखेगा Me, और else you would see SCH3। all of them mean the same, that is methyl। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट को नाम नेम करना है आपको, if you want to name this as substituent here, here or here, then you will call it what, you will call it methyl, you will call it methyl। अच्छा, नेक्स्ट सिमिलर फॉर इथाइल, वही चीज होगी। या तो आपको क्या मिले, या तो आपको एक इस तरह का एक और लाइन मिल जाए, या तो Me के बदले क्या मिल जाए, Et मिल जाए, और CH3 के बदले क्या मिल जाए, C2H5 मिल जाए, C2H5 मिल जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रोपाइल का केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? चलिए देखिए, तो ये आपके पास प्रोपाइल है ना, दिस इज प्रोपाइल। अब यहाँ पे इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दो तरह के कार्बन एटम्स हैं, दो तरह के कार्बन एटम्स। कौन कौन तरह के कार्बन एटम्स है? एक तो आपका टर्मिनल वाला कार्बन एटम है, और एक आपका क्या है, एक आपका मिड कार्बन एटम है। तो टर्मिनल कार्बन कैसा है, CH3 है, तो ये भी CH3 है। लेकिन जो मिड वाला कार्बन, दैट इज CH2, दैट इज CH2। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो यहाँ पे जब आपके पास बॉन्ड पेरेंट चेन की तरफ लगेगा, जब ये ग्रुप पेरेंट चेन की तरफ लगेगा, तो दो तरीकों से लग सकता है। या तो वो किस तरह से लगे, या तो वो बीच वाले कार्बन से लगे, है ना, या तो वो साइड वाले कार्बन से लगे। तो साइड वाले कार्बन का पहले देख लेते हैं। ये साइड वाले कार्बन से लग गया, और ये बीच वाले कार्बन से। अब ये जो अटैच होगा, ये पेरेंट से अटैच है, तो यहाँ पे भी ये पेरेंट से अटैच्ड है। अच्छा, इन दोनों केसेस में जो नाम होंगे वो डिफरेंट होंगे, दोनों केसेस नाम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। जो पहला वाला केस है जहाँ पे CH3 से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज नॉर्मल प्रोपाइल, है ना, नॉर्मल प्रोपाइल। यूजुअली जब आप सोचिएगा तो दैट वुड बी नॉर्मल, तो इसी वजह से उसका नाम हो जाएगा, उसका हो जाएगा प्रोपाइल। और यहाँ पे देखिए, जब पेरेंट से लगा तो इधर और इधर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और इक्वल का जो ग्रीक वर्ड होता है दैट इज आइसो। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। देखिए,
ये आपके पास है प्रोपाइल एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल। अगर लिंकेज कहाँ से हो आपके पास CH2 वाले कार्बन से, CH2 वाले कार्बन से। कुछ इसी तरह का केस हो जाएगा ब्यूटाइल के लिए। देखते हैं ब्यूटाइल का केस। ब्यूटाइल में आपके पास है, ब्यूटाइल में आपके पास क्या है, ब्यूटाइल में है दो तरह के कार्बन आटम। तो ये टर्मिनल वाले कार्बन आटम जिनके पास क्या है CH3 है, और बाकी दो जो है आपके पास बीच वाले, इन दोनों के पास क्या है CH2। ठीक है, तो वी हैव ओनली टू काइंड ऑफ कार्बन एटम्स, ईदर द टर्मिनल वंस और द सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी कार्बन्स, ईदर द टर्मिनल और द सेकेंडरी। इन्हीं से इनका नाम भी है। अगर आपके पास येलो से अटैच हो जाए, इफ योर दिस इज योर बॉन्ड, पेरेंट कहाँ से अटैच है, टर्मिनल से, तब आपके पास नॉर्मल सा है। एंड इफ इट इज अटैच्ड विथ, इफ इट इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन फ्रॉम हियर और हियर एनीवेयर, तो यहाँ से पेरेंट अटैच है, तो क्या होगा, तब आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। दिस इज, और ब्यूटाइल और नॉर्मल ब्यूटाइल है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल यू कैन आल्सो सी दिस as normal propyl, normal butyl, and this as you will see as secondary butyl। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन दैट इज सेकंड डिग्री कार्बन। अच्छा, ब्यूटाइल की एक और केस हो सकता है, यानी कि ब्यूटाइल इन द सेंस, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट C4H9, है ना। जब आपके पास 4 कार्बन हो तो उसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको देख लेते हैं। ओहो, जी हाँ, नॉन ब्यूटाइल को इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे भी आपके पास दो तरीके के कार्बन एटम्स है। कौन कौन से, या तो आपके पास एक ये होगा दैट इज 3 डिग्री कार्बन एटम, एंड देन यू हैव these carbon atoms which are terminal one, which are 1 डिग्री terminal one। इन दोनों से अटैच होने का नाम होगा, जो इन दोनों से अटैच होंगे, अगर पेरेंट यहाँ से अगर पेरेंट अटैच हुआ तो कुछ और नाम होगा, उसके बाद अगर यहाँ से पेरेंट अटैच हुआ किसी भी कार्बन से, इनमें से किसी भी कार्बन से अटैच हुआ तो नाम कुछ और होगा। तो पहले वाले के केस में नाम होगा आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल, और टर्ड ब्यूटाइल वी कॉल इट टर्ड ब्यूटाइल, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन एटम है। एंड दिस विल बी आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए, एंड नाउ दिस इज अटैच्ड टू पेरेंट, दिस इज अटैच्ड टू पेरेंट। ठीक है, अगर ये अटैच्ड है पेरेंट से, ये यहाँ से कार्बन, तो फिर से आगे आप देखिए जो जिस तरह से कार्बन अटैच्ड, इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इधर जितने नंबर ऑफ कार्बन है उधर भी इतने नंबर ऑफ कार्बन है। तो दिस इज आल्सो व्हाट, दिस इज आल्सो व्हाट इक्वल, दैट इज व्हाई आइसोब्यूटाइल। अब आता है केस पेंटाइल का। पेंटाइल में हमारे पास 3 केस है जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, किस तरह से अटैचमेंट है। पहला जो हमारे पास यहाँ पे अटैचमेंट किससे होगा, दिस इज अटैच टू पेरेंट, है ना। यहाँ पे अटैचमेंट है कहाँ से, यहाँ पेरेंट से, एंड देन यू हैव अटैचमेंट फ्रॉम हियर पेरेंट। पहले केस में तो आपका नॉर्मल होगा, सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से देखिए, इसको आप ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए, तो इधर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उधर भी उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट इज व्हाई आइसो विल बी द आइसो, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा। और ये जो है ये दिस इज कॉल्ड एज नियो, है ना, इनको आप लिख लीजिए। अब पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल इनको इनको कहा जाता है, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल और नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल और नियोपेंटाइल। ठीक है, आइसोपेंटाइल और नियोपेंटाइल। चलिए, इन सबको कॉपी कर लीजिए, इन सबको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। ओनली अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, आसान रहेगा, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना, नेमिंग का अभी तक तो हम लोग को चिंता करनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, अब इन एग्जांपल्स में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपके पास, कौन सा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का आपके अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आना चाहिए क्या, क्या आपको आना चाहिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, उसके बाद पेरेंट आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर ये दोनों आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे रिवाइज करना चाहते हैं तो आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारे पास जो कंपाउंड है, जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है, उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे कोई भी फंक्शन, इस वाले में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, ना ही कोई डबल बॉन्ड है, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आया है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आया है, सब्स्टिट्यूएंट इज दिस वन व्हिच इज मीथाइल। सो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, मीथाइल, ये की सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज मीथाइल। लेट अस लुक एट दिस सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप तो है हमारे पास। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन वी विल लुक एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेट अस स्टार्ट लाइक दिस, 1 here, 1 2 3 4 5. In this case we have 5, that is green one, in which we have 5 carbon atoms. Let us take some other route, 1 2 3 4. So the green one is the longest, either we go this side or that side। दोनों ही की केस में क्या होगा, ब्लू वाले में सेम ही आएगा, चाहे हम यहाँ से इस तरफ जाएं तब भी 4 आएगा, इधर भी जाए तो 4 ही आएगा। तो हम ब्लू को मिटा देते हैं हम, है ना, और हम किसे ले लेते हैं, ग्रीन वाले को ले लेते हैं। तो ग्रीन वाले को लेके देखते हैं क्या होता है।
ग्रीन वाले को जब हमने ले लिया तो हमारे पास जो ग्रुप आया वो कौन सा ग्रुप आया, देखिए अब आपको यहाँ पे याद आ गया होगा, है ना, दिस ग्रुप हियर, ये ग्रुप जो है कैसा है, दिस इज प्रोपाइल, लेकिन कहाँ से, बीच से है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल, दिस विल बी आइसो प्रोपाइल। चलिए अब नेक्स्ट अगले केस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास इस वाले थर्ड कंपाउंड में दिस इज योर पेरेंट, है ना, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ना ही कोई डबल बॉन्ड है, दिस इज दी लॉन्गेस्ट चेन, और कोई लॉन्गेस्ट चेन आपके पास नहीं है। यहाँ पे आपके पास कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है एक मिथाइल और ये है दो मिथाइल। तो जिस तरह से हमने क्या यूज किया था, जिस तरह से हमने यूज किया था डाइईन, डाइआइन, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डाइमिथाइल, यहाँ पे वी विल यूज डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। नंबरिंग की अभी चिंता नहीं करनी है, आपको बस क्या देखना, सब्स्टिट्यूएंट दैट इज डाइमिथाइल। चलिए अब चलते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ में हमारे पास क्या डबल बॉन्ड है, जी हाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को आपको कार्बन के पेरेंट चेन में लेना होगा, तो डबल बॉन्ड को लेके चलते हैं, यहाँ तक पहुंच गए, ये है आपका पेरेंट चेन। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप अटैच है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सारे के 6 क्या है, मिथाइल है, सो दिस विल बी हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल, ठीक है, हेक्सामिथाइल। चलिए अब इस फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको आई होप नजर आ गया होगा। First of all, the longest carbon chain is this 6 carbon cycloring, 6 carbon ring structure, and then we have this group attached here. यहाँ पे ये ग्रुप में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, we have 1 2 3 and 4, but the parent is attached to which carbon atom, which is 3 degree or tertiary, and tertiary 4 carbon atom, that will be butyl, that would be butyl. So यहाँ पे जो आपके पास functional group है that is tert butyl, that is tert butyl। चलिए अगले केस में चलते हैं। दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, जी हाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो उस कार्बन को लेके हमें क्या चलना है, पेरेंट लेके चलना है। पेरेंट तो आसान है, यहाँ पे काफी पहचाना आपको दिख ही गया होगा, दिस इज योर पेरेंट, एंड देन वी हैव अनदर अटैचमेंट विद ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना, हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, सेम एज हियर आइसोप्रोपाइल, दिस इज आल्सो आइसोप्रोपाइल। नाउ लेट अस लुक एट सम अदर एग्जांपल। दिस इज आवर सेवेंथ एग्जांपल। सेवेंथ के केस में हमारे पास क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, जी हाँ फंक्शनल ग्रुप तो है, कौन सा है, दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप, ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 है हमारे पास। सो वी विल टेक दिस वन, 1 2 3 4 5 6, ये वाला केस लेंगे और इस येलो वाले को हम मिटा देते हैं, ठीक है, इस येलो वाले को हमने मिटा दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, तो दिस इज अवर ग्रुप, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कर लिया जाए तो हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, 5 है, और किस तरह से अटैच्ड है आपको दिख रहा होगा कि आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज नियोपेंटाइल, राइट, दिस इज नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, है ना, नियोपेंटाइल। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं, एट्थ वाला। एट्थ में हमारे पास क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, जी हाँ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH है। तो यहीं से लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे पास कितने हैं, 6 एटम्स हैं। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर पेरेंट चेन, और इसमें हमारे पास दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट विल बी दिस वन, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4, और क्या यहाँ पे 3 डिग्री से अटैच्ड है, यहाँ जी हाँ, यहाँ पे किससे अटैच्ड है, 3 डिग्री से अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी अगेन टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे हमने बस उन्हीं का इस्तेमाल किया है जिसमें आपको कभी दिक्कत आ सकती थी, फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल एंड टर्ट ब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल, है ना, इन्हीं में कंफ्यूजन हो सकता था, तो उसको यूज किया। बाकी इथाइल मिथाइल पेंटाइल ये सारे तो काफी आसान रहेंगे, है ना, बाकी सब ये तो काफी आसान रहेंगे। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास है, ठीक है, इसमें कितने हो गए, 7 कार्बन हो गए, और यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, इस तरह से एक साइक्लोप्रोपाइल का रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पे आपको बस वही करना, साइक्लोप्रोपाइल लिख देना, क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, साइक्लोप्रोपाइल, दिस विल बी साइक्लोप्रोपाइल। चलिए हमने देख लिया अल्काइल्स के बारे में, अब हम किसके देखते हैं, नॉन अल्काइल्स, है ना, नॉन अल्काइल्स के बारे में देखते हैं कि उन्हें नेमिंग कैसे दी जाएगी, उनका नाम कैसे दिया जाएगा। Now let us look at those substituents which are not alkyl, which are not alkyl, है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, any substituent that is other than alkyls। अच्छा other than alkyls में what we can do ना, we can separate them into two main parts।
into two main parts. What are those two main parts, two main types? They are the ones, the substituents in the list from the list of functional group. If you remember the functional group video, in that we have 10 of the functional groups. But from the 10, if we had any two in a molecule, for example, this molecule has COOH and also an OH. Now here this carboxylic acid, this will be the functional group, and this OH will become a substituent. Okay, it will be demoted as substituent. So we can have either this, or we can have some substituent like Br. This bromo is not in the category or not in the list of functional group that we saw in the FG video, that is functional group video. First, let us first look at those functional group which were in the list of functional group from the functional group chapter, and how will we name those particular functional group. So before going, let me erase this and make a bit space here. Okay, however the list is coming here. Yeah, so you have all these structures, and always remember, you don't have to remember the name, right? You have to remember the structure and the substituent that is used in the IUPAC nomenclature. Okay, and also now here we are using the substituent, but we have to also remember the suffix. So while you are reading this, also keep in your mind what are those suffix. For example, if you are reading COH, the first thing that should come in your mind is, it should pop up in your head that suffix is oic acid for sulfate sulfonic acid, but the substituent, now we are dealing with substituent, that is why this will be carboxy, sulfo, alkoxy carbonyl, halocarbonyl. This alkoxy here, the alkoxy means if this R is Me, if this R is Me, then this will be methoxy. If it is Et, then it will be ethoxy, right? और then we have यहाँ पे हालोकार्बन. हालोकार्बन यानी कि अगर यहाँ पे Cl होता तो this will be क्लोरोकार्बन, ये हमारे पास क्या हो जाता क्लोरोकार्बन. अगर Br होता तो हमारे पास क्या हो जाता ब्रोमोकार्बन, and so on. Then we have कार्बामोइल. उसके बाद है हमारे पास सियानो. उसके बाद क्या है सियानो. Then we have CHO, that is formyl or oxo. Now one of the difference between the formyl and the oxo is that when we use the formyl, we include all of this CHO, the carbon also. जब formyl यूज करेंगे तो कार्बन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे ग्रुप में, यानी कि कार्बन जो है पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होगा फिर. ठीक है, अच्छा. अगर हम ऑक्सो यूज करेंगे, दैट मींस वी आर ओनली giving this double bond O, and we are not counting carbon in the substituent, so carbon will be included in the parent chain. Then similarly for oxo is for ketonic group, और उसके बाद हमारे पास OH के लिए हाइड्रोक्सी है and NH2 है अमीनो के लिए. देखिए ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, जो नीचे रहते हैं ना, these are very important. The rest you will see very low. The rest you will see very less in NCERT, but these four are very important. You will always encounter them in NCERT, either directly in the questions of IUPAC or in some other questions where they are saying the name of any substituent, name of any compound or molecule, and telling you to react this with this. So please note this down. And while you are noting down, let me just erase these, and so that you can see it clearly. Just remember what you have to remember these four, and also what is the difference between formyl and oxo. Okay. Now also, if you see this COOH has carboxy, that means this carbon will not be included in the carbon chain. This carbon will not be included in the carbon chain. Similarly here for cyano also the carbon will not be used. Carbamoyl, carbonyl. Okay, wherever you see carb in the substituent's name, that carbon will not be included in the parent's name. But don't have to worry so much. Just keep that in mind. Don't have to worry so much. We'll do a lot of practice problems, and in that it will be clear. Now then we have some other substituents which are, for example, Cl, NO2, OR. Now these are what? These are those which were not included in the functional group video and the functional group list. So how will we name this? We can have either X, that is either fluorine, chlorine, bromine, iodine. How these will be named? The first fluorine is named as fluoro, chlorine as chloro, bromine as bromo, iodine as iodo. Then you have either NO2. You will generally see NO2. This is named as nitro. Then you will have OR. Now this OR can be either, for example, OMe, or you will have OET, or you will have OPR. So for the general rule is that you will name this as alkoxy. That means alkoxy. That means when we have methyl, methane here, you will name this as methoxy. Now what we are using is this meth and then oxy, that is including this number of carbons and then the oxy. Again here it will be eth, oxy. This will be
This will be prop oxy, and so on. Now what we want to do is to look at the questions. Let's look at the questions. I hope you have copied this, also copied this, and keep this as tools. Okay, you have to have some tools. Okay, now we will look at the examples. Okay, so here we have almost 9 questions. Yeah, here we have 9 questions. I would like you to pause the video. What you have to do, first of all, identify the functional group, then identify the parent, then whatever is connected to the parent, that would be substituent, and name those substituent. Let us start with the first one. We will ask the question, is there any functional group? No. Is there any double bond, triple bond? Yeah, and that should be included in the parent chain. So the parent chain is this one. Now we have, what are the substituents here? Substituents are this bromo, and this is the ethyl. So this is ethyl, and this is bromo. Let us look at the second question. In second question, do we have any functional group? Yes, I can see a functional group. What is the functional group? The functional group is this carboxylic acid. So this is included in the carbon chain. And then we have a functional group is the carboxylic acid. Then we have OH as what? As the substituent. So this will be named as hydroxy. Now let us look at the third one. Now in third one we have a hydroxy group. That is why this will be in carbon chain. And the substituents are chloro, and here also we have chloro, so this will be named as dichloro. Okay, now let us look at fourth one. Now in fourth, do we have any functional group? Yes, I can see a functional group, that is carbonyl carbon here, so this will be included. And then the longest chain is this one, and here we have a substituent which is NH2. Here we have a substituent which is NH2. So NH2 will be named as how? NH2 will be named as amino. Okay, now in this fifth question we have aldehyde group, so this will be included in the parent chain. This is the parent chain here. We have how many? 3 carbon atoms. Now this is the substituent. What is the substituent? You can see this alkoxy group as the substituent. So this is methyl here, so this will be methoxy. Meth, only 1 carbon, that is why this is meth. Then we have oxygen, that is why oxy, methoxy. Now let us look at the sixth question. In sixth question we have here we have double bond, here also we have double bond, but this is carboxylic acid, so this will be the functional group, and this has to be included in the parent chain like this. Now I am not including this in the parent chain, that is why this is the substituent, and this substituent we have this carbon atom included, that is why this will be named as, this is a halogen, this is a carbonyl group, so this will be chlorocarbonyl. Okay, chlorocarbonyl. Now let us look at the seventh question. Here you have to identify, first of all, is there any functional group? Your functional group is here. This carbon is having the functional group, that should be included in the parent chain, and this double bond should also be included. And then we will look at the longest parent chain. This is the parent chain, and we have this OH as the functional group. So this methyl will be as the substituent. So this is methyl. The substituent is methyl. Let's look at the eighth question. In eighth question, do we have any functional group? No, we don't have any functional group. Do we have double bond? Yeah, we have double bond. You have to include this in the carbon chain. So the carbon parent chain will be this one. Okay, now what are the substituents here? The substituent we can see as this is bromo, this is chloro, this is again bromo. So there are 2 bromo, that is why this will be dibromo and chloro. We are not interested in numbering now. We will look at numbering at the end. Now we are just identifying the substituents and we are naming those substituents. Now let us look at the ninth question, the last one. Here we have 2 carbon atoms, and there are, this is 3 fluorine, this is again 3 fluorine. So this will be how much? This will be 6, right? So the word for 6, the term for 6 is what? Hexa. This will be hexafluoro. Okay. So we have more questions. Just check these if it is correct. I hope it will be correct. Now let us look at some other questions. Okay. Yeah, so here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions here, and we have to identify the functional group. We have to identify the functional group first, then the parent chain, and whatever else is attached to the parent chain will be the substituent. Let us start with the first question. The first question, in this we don't have any functional group or any double bond, triple bond. This is the parent chain, the longest chain, and here we have NO2. This is nitro. The substituent is named as nitro. Okay. Now let us look at the second question. In second question, do we have any functional group? No, I cannot see any functional group. Do we have any double bond or triple bond? Yes, we have a double bond here. So this will be included in the parent chain. This is carbon 2, carbon 3, carbon. Now we have to number them. That is, then only we can understand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.
So if I include this blue one here, this blue line here, so this is having 7 carbon, but if I go 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is 6 carbon. So I have taken the right one. So let me now see what are the substituents here. The substituent here is, first of all, I can see a fluorine, and then I can see what is this alkyl. This is isopropyl. There are 3 carbon, and then if I cut from here, this is this number of carbon, this number of carbon are equal. So this is isopropyl, and this is what? This is fluoro. This is fluoro. Now let us look at the third one. In third one, we have double bond here and we have double bond here. We have to include this in the parent chain, and the only thing left, that is Br. So this is bromo. This is bromo. Let's look at the fourth one. In fourth one, we have this carboxylic acid that should be included, and so this is the parent chain, and we have only one substituent, that is this oxygen. This is double bonded oxygen, and it is named as oxo. Okay, this is named as oxo. Let us look at the fifth question. In this, we have too many functional group also, and we have substituents also. Now in this case, this CHO and this NH2, these are the functional group from the functional group list, but CHO is more in priority. Okay, so we will use that as the functional group, and the rest of them would be substituents. Okay, so here till here we have the carbon chain, and this is NH2, which is NH2, which is a substituent. This Br is a substituent. This chlorine is a substituent. This fluorine is a substituent. So this is NH2 will be named as amino, bromo, this chlorine as chloro, this fluorine as fluoro. Just remember these, that you have to name it like this. Let us look at the sixth one. The longest chain of carbon atoms is, okay, yeah, here we have 2 cases. Here we can have 2 cases. Let me draw them. First case is this one. Okay, here we have how many? 7 carbon atoms. Okay, there are 3 here, 3 complete hills, that is why 7 carbon atoms. Now there can be another one which is from here, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, 6 and 7. So what should we take? We should take which has more number of such substituents, right? We will take that parent chain which is having more number of substituents. That means we are going to take what? The blue one. Okay, because this yellow one has only 1, 2 and 3. These are the substituents, but the blue one is having the blue one. Let me color the blue one. Blue one is having 1, 2, 3, 4 and then 5 substituents. So that is why we will take the blue one. Let me erase this and redraw the blue one again, so that will be more clear. So this is your parent, and whatever else is remaining is your substituent. So this is substituent, this is substituent, this is substituent, this is substituent, and this is substituent. So this is what ethoxy, sorry, not ethoxy, ethyl. This is ethyl, this is bromo, this is nitro, this is methyl, and at last we have this as fluorine, fluoro. This fluorine as fluoro. Okay, now let us look at the 7th one, last one. Here we have the carbon chain, as this is the longest carbon chain that we can see, 7 carbons with 7 carbons. Then we have a functional group which is, this is a functional group, alkyl one, and this is a chloro. So this is first is chloro. Then we have this as, this is what? This is tert butyl. This is tert butyl. Okay, so we are done with what? We are done with substituents also. We are done with substituents also. So most of your things are done. You can either watch the stereochemistry video, okay, or you can directly go to the video that is numbering. Now you have a choice, because stereochemistry is not very much used in NCERT, but still I have included that stereochemistry. And if you don't want stereochemistry, you can directly go to the next video, that is numbering. Okay, after stereochemistry, that is numbering.